सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। बलूचिस्तान में वाक़ रेकोडेक दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के ज़खायर में से एक है। रेकोडेक को आलमी मेयार के कॉपर और गोल्ड की कान बनने की कोशिशें मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकेंगी। 2024 की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में रेकोडेक में 15 मिलियन टन कॉपर और 26 मिलियन ऑन्स गोल्ड की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। अप्रैल 2025 में कनाडा की बैरेट गोल्ड कंपनी ने रेकोडेक मंसूबे पर काम करने की तस्दीक की, जिसमें बैरेट गोल्ड के 50% शेयर्स और बाकी 50% शेयर्स में से 25% वफाकी हुकूमत की 3 कंपनीज ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और बाकी 25% शेयर्स बलूचिस्तान हुकूमत के पास रहेंगे। ये मुल्क में वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मंसूबा होगा और इससे मौजूद माइन प्लान के तकरीबन 37 साल अरसे में 75 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा के फ्री कैश फ्लो की तवक्को है। 2028 में रेकोडेक से गोल्ड की 3 लाख ऑन्स और कॉपर की 2 लाख टन की पहली सालाना पैदावार होगी, जबकि 2034 तक ये गोल्ड की पैदावार बढ़कर 5 लाख ऑन्स सालाना और कॉपर की पैदावार 4 लाख टन होने की तवक्को है। और इसी सिलसिले में बैरेट गोल्ड कॉरपोरेशन ने जापानी तामीराती आलात बनाने वाली कंपनी कोमात्सु के साथ माइनिंग आलात की फराहमी के लिए $440 मिलियन का 5 साला मुआहदा कर लिया है। और इन माइनिंग आलात की तरसील 2026 से शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद ये काम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे को खासतौर पर माइनिंग सेक्टर 5 साल में गेम चेंजर के तौर पर इस वक्त तस्वुर किया जा रहा है। तो ये जो मुआहदा हुआ है, इससे कितनी तेज़ी के साथ अब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती जाएगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है, एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो 5 साल ये मुआहदा हुआ है, अगले साल से ये हालात आ जाएंगे तो इक्विपमेंट और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसके बाद ये मनसूबा कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा? जो अहदाफ हैं बर वक्त वो हासिल हो जाएंगे? बिल्कुल अरबाब, ये माइनिंग में जो एक सबसे बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें माइनिंग मेथड को देखा जाता है। उसमें सबसे बड़ा रोल, क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसकी कॉस्ट है, और ये जो माइनिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक्सकेवेटर्स होते हैं, हॉल ट्रक्स हैं, डोजर्स हैं, व्हील बकेट्स हैं, ड्रिल रिग्स और वाटर ट्रक्स होते हैं, इनकी एक पूरी कॉस्ट होती है। तो इसको माइन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है। और बैरेट गोल्ड ने ग्लोबली कोमात्सु के साथ ऑलरेडी इनके अलायंसेस हैं, और दुनिया में आपको बताता चलूं बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें हिटाची है और वॉल्वो है, मिट्सो है, लेबर है, स्कैंडविक है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं। सो जब ये ऐसा मुआहदा होगा, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पाकिस्तान में एक टेक्नोलॉजी आएगी, और इस टेक्नोलॉजी को इनिशियली बैरेट गोल्ड में इस्तेमाल किया जाएगा, और आने वाले वक्त में जो दूसरे हमारे माइनिंग पार्टनर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। सो ये जो 5 साला मंसूबा है जिसमें तकरीबन $440 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और इसमें आपको बताता चलूँ कि जो माइनिंग होती है, माइनिंग में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम मैकेनाइज ड्रिलिंग को, मैकेनाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होती है। इसमें हॉल ट्रक्स होते हैं, और ये बैरेट की जो आपको बताऊँ जो रिपोर्ट है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसके डिज़ाइन में ये शामिल है। तकरीबन ये जब हम ओपन पिट एक शेल डिज़ाइन करते हैं, तकरीबन 32 मीटर वाइड ये रोड है जिसमें डबल हॉल रोड ट्रक्स चलेंगे। सो इसमें 3-4 एग्रीमेंट में चीजें हैं। कुछ कोमात्सु के हॉल ट्रक्स हैं जो कि यूएसए से इंपोर्ट होंगे। इसी तरह PNH इलेक्ट्रिक रोप शॉवल्स हैं जो कि लोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट से आएंगे। इस तरह P7000 के एक्सकेवेटर्स हैं जो कि लोडिंग करेंगे, और कुछ इस तरह व्हील लोडर्स हैं जो कि यूएस टेक्सास से आएंगे। सो ये जो 5 साल की एम्प्लॉयमेंट है जिसमें ये हैवी मशीनरी आएगी, इससे जो बैरेट गोल्ड का जो फर्स्ट फेज है 2028 से स्टार्ट होगा और 2035 में खत्म होगा, तो इस फेज की प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगी। और जब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे 2035 से ऑनवर्ड 2068 तक, तो ये जो मशीनरी है इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और आपको बताता चलूं, जो कोमात्सु पाकिस्तान में आएगा तो ये बेसिकली एक सब्सिडरी कोमात्सु पाकिस्तान माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर्ड करवाएगा, और इनका हेड ऑफिस दुबई में होगा। सो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और इसका फायदा ये होगा कि हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, वो भी आएंगे।
ऑलरेडी पाकिस्तान में जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो लोग कैटरपिलर के, हिटाची के और कोमिट्सो के ये हैवी मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। सो बेरी गोल्ड ऑलरेडी दुनिया में देखा जाए जो इनका अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, ये इस तरह की मशीनरी को यूज करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक की रोल है जो कि बेरी गोल्ड और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट और इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो अनंत साहब, ज़ाहिर है चलें बेरिक गोल्ड अब पेशरफ दिखा रही है, रेकोडेक पर तेज़ी के साथ काम होगा, लेकिन जब चंद हफ्तों पहले जब माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में तो उसमें बहुत सारे सॉफ्ट कमिटमेंट्स, बहुत सारे MOUs दीगर ममालिक के साथ भी हुए थे और बहुत इंटरेस्ट उस वक्त दुनिया का हमारे इस माइनिंग सेक्टर में दिखाई दे रहा था। तो उसमें कुछ पेशरफ्त हो रही है, जो दीगर MOUs हुए हैं उनके साथ कुछ कॉन्क्रीट बातचीत चल रही है आगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताते चलूं कि उसमें फिनलैंड की तरफ से मिट्सो आई थी, इस तरह स्कॉटलैंड की एक कंपनी है वेयर, वॉल्वो जो एक इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं, और आपको बताता चलूं कि बेसिकली दुनिया में टॉप जो 20 OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो $490 बिलियन है। सो इसी तरह जो 7-8 MOUs हुए थे उन पे पैरेलल काम चल रहा है। टर्किश गवर्नमेंट ने रिसेंटली MOU को आगे एनहांस किया है। अभी आपको बताता चलूं कि 3-4 दिन पहले OGDCL में मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर US चार्टर्ड के साथ पाकिस्तान की मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज पे, प्रॉस्पेरिटी पे डिस्कशन चल रही है। इसी तरह जितने MOUs सारे पैरेलल साइड बाय साइड चल रहे हैं। और रिसेंटली SIFC ने 2-3 ऐसे की प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में आए हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत फैसिलिटेट करवाया, जिसमें आपको बताते चलूं एक कंपनी है स्ट्राइक रिसोर्सेज और एक कंपनी है लिथियम रिसोर्सेज। दीज आर 2 ऑस्ट्रेलियन फर्म जिसको जिस तरह के मिनरल समिट में डिस्कस हुआ था कि वन विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, और वो as it is upon their agreement they are very happy they are coming to Pakistan। so चीज़ें पैरेलल बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो हनान साहब, जब ये लोग इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रही हैं, तो इससे जो हमारे लोकल माइनिंग एंड मिनरल्स के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो अपनी कैपेसिटी है या उनकी जो अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो कितनी इन्हेंस हो रही हैं? ये तो देखें, जब भी ऐसे मिनरल समिट्स होते हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ही कंट्री के अंदर लोकल की प्लेयर्स पे होता है। हमारे पास जो ऑलरेडी NRL है, FW है, और ये जो हमारे शेयर होल्डर में OGDC है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और उसके अलावा बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको एक अवेयरनेस मिलती है। और देखें, इनिशियली वो इतनी हैवी मशीनरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इस पे वो एक सॉर्ट ऑफ JVs कर सकते हैं। और अभी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन द माइनिंग सेक्टर एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो JVs करें। तो इसमें JVs करने के बहुत ज्यादा मौके होते हैं और उनको कम से कम ये पता चलेगा कि माइनिंग करने कैसे। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हम एक 8 घंटे की शिफ्ट में से 40 टन प्रोडक्शन करते हैं, तो हम उसी रेट के साथ अपनी जो प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं अगर हम कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनरी को यूज करें। तो इसमें स्कैंडविक के बहुत अच्छे टूल्स हैं, कोमिट्सो के बहुत अच्छे टूल्स हैं। तो इससे लोगों को ये पता चलता है कि हम अपनी प्रोडक्शन को विद सेम इकोनॉमी, सेम कॉस्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है जिससे हमें अवेयरनेस मिलेगी और जितने भी हमारे लोकल क्ली प्लेयर्स हैं उनको एक सेंस ऑफ इनोवेशंस का पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हन्नान साहब, माइंस एंड मिनरल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। और एक और ऐसा सेक्टर है जिस पर इस वक्त हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह हुकूमत ने ज़राअत पर फोकस किया हुआ है, तो उसी का एक सब सेक्टर डेयरी का, लाइव स्टॉक का। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और पाकिस्तानी आवाम ने इस रवा माली साल के दौरान 58 अरब 30 करोड़ लीटर दूध इस्तेमाल किया है। साल 2024-25 में सबसे ज़्यादा जो दूध इस्तेमाल हुआ है वो भैंस का रहा, जिसकी मकदार 34 अरब 50 करोड़ लीटर रही है। फिर दूसरे नंबर पर गाय का दूध 21 अरब 66 करोड़ लीटर इस्तेमाल किया गया। इस वक्त मुल्क में दूध की औसत कीमत 200 रुपये फी लीटर है। शहरी इलाकों में हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं 240 रुपये तक भी दूध फरोख्त हो रहा है, जबकि देही इलाकों में यही कीमत गिरकर 150 से 170 रुपये फी लीटर है। तो अगर औसत कीमत को इस्तेमाल शुदा दूध की मकदार से ज़रब दिया जाए तो पाकिस्तानी शहरी एक साल में करीबन 11,600 अरब रुपए का दूध पी चुके हैं। पाकिस्तान में 92% आबादी खुला दूध इस्तेमाल करती है, जबकि सिर्फ 3 से 4
4% आबादी है जो कि पैकेज दूध इस्तेमाल कर रही है। डेयरी सेक्टर ज़राअत का बड़ा ज़ैली शोबा है जो लाइव स्टॉक के साथ वैल्यू एडेड ज़राअत में 60% और GDP में 11.7% हिस्सा डालने के बावजूद भी मुसलसल चैलेंजेस का शिकार है। वफाकी बजट में हुकूमत ने पैक शुदा दूध और पाउडर दूध पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी है और इस तजवीज़ के आते ही पैक शुदा दूध और मिल्क पाउडर की पैदावार और फरोख्त में 20% कमी सामने आ रही है। डेयरी कंपनीज ने किसानों से दूध की खरीदारी के लिए कायम 500 मिल्क कलेक्शन पॉइंट्स भी खत्म कर दिए हैं। डेयरी सेक्टर पर 18% GST के बाद माली साल में डेयरी सेक्टर से टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ, लेकिन आने वाले सालों में इस शोबे से रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आ सकती है। दुनिया के 100 से ज़ायद तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पैक शुदा दूध पर टैक्स नहीं लगाया जाता। 18% टैक्स लगने से पहले डेयरी सेक्टर इनकम टैक्स और सुपर टैक्स की मद में 13 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद रेवेन्यू देता था और अब माली साल 18% GST से हुकूमत को 44 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। लेकिन डेयरी पैदावार और फरोख्त में खतरनाक हद तक कमी भी देखी जा रही है, जिससे डेयरी सेक्टर को बहरान का सामना भी हो सकता है और FBR की रेवेन्यू कलेक्शन में भी कमी का इम्कान है। मुल्क में खुले दूध की 1300 अरब रुपए की मईशत इस वक्त गैर दस्तावेजी है, इसको भी टैक्स नेट में लाना चाहिए। पाकिस्तान की डेयरी और बीफ इंडस्ट्री की 24 करोड़ आबादी की दूध और गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए महदूद कारकर्दगी का इस वक्त मुजाहरा कर रही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाने के लिए डेयरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत है। अब वो कौन से इकदाम हैं, कौन सा ऐसा वे आउट हो सकता है कि इससे डेयरी की सनत से मुंसलिक लोगों को भी रिलीफ मिले और हुकूमत भी टैक्स कलेक्शन में कामयाब हो जाए, इस पर हम बात करेंगे। शहजाद अमीन साहब CEO हैं पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। तो शहजाद साहब अब जाहिर है हुकूमत ने 18% सेल्स टैक्स लगाया, उसके बाद पैकेज दूध की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी, लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी थी, बाइंग पावर थी, उसमें कमी वाक़ई हुई है। अब वे आउट क्या है इसका? हुकूमत अपने स्टांस पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन में कमी आ रही है और जाहिर है कि उसका असर इकॉनमी पर भी पड़ेगा। जी सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। ये वाकई एक बहुत अहम इशू है। मैं आपको इसका जो इम्पैक्ट हुआ है 18% सेल्स टैक्स लगने का, सार्फिन पे, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, फार्मर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसकी छोटी सी ब्रीफ आपको बता देता हूँ। तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि आगे चल के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने जो इतने सारे फैक्ट्स बताए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं उसके आगे से शुरू करता हूँ कि जब ये 220, 30, 40, 50, 60 रुपए तक का दूध था पिछले साल, और जैसे ही ये 18% लगा, और खाली 18% नहीं है, 18% सेल्स टैक्स है, 4.5% एडिशनल टैक्स उन लोगों पे है जो रिटेलर्स हैं और लिस्टेड नहीं है। आपको भी मालूम है कि 90% जो दुकानदार हैं वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो 4.5% एक्स्ट्रा उन पर लग गया और 2.5% एडिशनल इनकम टैक्स लग गया। तो तकरीबन जो इम्पैक्ट आया है वो खाली GST का नहीं है, प्राइस पे 70 से 100 रुपए का इम्पैक्ट आया है। आज की तारीख में दूध 350 रुपए का है। जो इसमें सबसे मज़ेदार बात समझने की है कि किसी भी डेयरी कंपनी ने पिछले 1 साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। किसी भी फार्मर ने, जो डेयरी फार्मर है, उसने पिछले 1 साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। बट क्योंकि ये टैक्स कंज्यूमर पर लगा और कंज्यूमर के लिए ये एक मुश्किल वक्त आ गया, ऑन एन एवरेज जो शख्स सेफ मिल्क या पैकेज्ड मिल्क पाकिस्तान में पीता है उसकी मिनिमम और औसतन तनख्वाह जो है वो हाउस होल्ड इनकम तकरीबन के 50,000 रुपए। ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर पर डे कंजम्पशन है एक नॉर्मल घर की, जिसमें 6 से 7 अफराद रहते हैं। तो तकरीबन कोई 16 से 20,000 रुपए खाली दूध पे खर्च करने पड़ रहे हैं उसको। अब इसका नुकसान क्या हो? जाहिर बात है 50,000 वाला या 40,000 वाला 20,000 रुपए खाली दूध पे नहीं खर्च कर सकता। तो किया क्या उसने, वो शिफ्ट हो गया अनसेफ मिल्क पे। और ये सबसे खतरनाक बात, अनसेफ मिल्क से होगा क्या? माल न्यूट्रिशन में इजाफा होगा, हमारी हेल्थ बिल और बढ़ जाएगी। कंपनियों क्योंकि सेल कम हुई तो जो फॉर्मल सेक्टर है उसने 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद कर दिए।
इन 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद करने का मतलब यह है कि तकरीबन 40,000 फार्मर्स, उनसे हम दूध अब नहीं ले सकते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, सेव करने के लिए। वो 40,000 फार्मर का लाइवलीहुड अफेक्ट हो गया। सही। उसको, उन 40,000 फार्मर्स को फॉर्मल सेक्टर न सिर्फ उनसे दूध खरीदता था बल्कि उनको सपोर्ट करता था लोन देने में, जानवर देने में, वैक्सीन के हवाले से बेनतहाशा प्रोग्राम थे, डेली डेवलपमेंट के हवाले से। मैं क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम हर साल 10 से 15% इंक्रीज कर रहे थे फार्मर को इंडक्ट करने को। अच्छा। अब क्या हुआ, हमने 500 मिल्क कलेक्शन यूनिट बंद कर दी, सेल्स ड्रॉप हो गई, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20% एम्प्लॉयमेंट ले ऑफ हो गया है फॉर्मल सेक्टर का। सही। तो 20% काफी बड़ा नंबर है। वो हाउस होल्ड, वो घराने, आपने उनके ऊपर भी इफेक्ट आ गया। तो शहजाद साहब ये बताइएगा कि ये जो 18% का जीएसटी और फिर जो एडिशनल टैक्स इस वक्त दुकानदारों पर लगा हुआ है, अब इसमें अगर इसको गवर्नमेंट हाफ पर ले आती है, 50% इसमें डिडक्शन होती है, तो इश्यूज कुछ सॉर्ट आउट होते नजर आएंगे? चूंकि एक आपने बताया कि कीमत पिछले 1-1.5 साल से नहीं बढ़ी, वो भी एक ड्यू है, कुछ ना कुछ आप लोग उसमें इजाफा करने का इरादा रखते होंगे, या फिर इस जीएसटी को आप फुली जीरो करने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें भी अंदाजा है इस के वी आर सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट्स। वी अंडरस्टैंड कि टैक्सेशन जरूरी है, बट टैक्सेशन रैशनलाइज्ड होनी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि तकरीबन 200 मुल्क हैं, 196 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, 120 से ज्यादा ममालिक में दूध पे टैक्स ही नहीं। कुछ चंद ममालिक हैं जहां पे टैक्स है, उन ममालिक में जहां बाकी फूड आइटम पे 20-25% टैक्स है, दूध पे मैक्सिमम 10%। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उनमें 5% है। हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया था कि आप दूध के ऊपर 5% टैक्स लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने 5% टैक्स लगा दिया तो हम दूध की प्राइस को 50 रुपए से कम कर देंगे ताकि अफोर्डेबिलिटी हो जाए। सही। जब अफोर्डेबिलिटी हो जाएगी तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, चाहे वो लिक्विड मिल्क हो चाहे वो पाउडर मिल्क हो। हमें सेफ मिल्क अपने कंज्यूमर्स को, अपने सार्फिन को पहुंचाना। तो जब वो ज्यादा खरीदेंगे तो ओवरऑल टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। अभी जैसे आपने जिक्र किया है कि 44 बिलियन का टैक्स रिसीव किया हुकूमत ने इस साल 18% लगाने से, बट अब आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसमें से 20% कम कर लें, क्योंकि हम पूरी इंडस्ट्री की सेल्स 20% गिर गई हैं। ये मैक्सिमम ले सकते थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल जब इन्होंने टैक्स लगाया, उस वक्त इन्होंने एस्टिमेट किया था 70 बिलियन लीटर्स का, 70 बिलियन रुपीस का। वो तो अचीव नहीं कर सके, 44 बिलियन अचीव किया। ठीक है। और अब अगले साल 44 में से 20% अभी कम कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूं, क्योंकि सेल्स कम हो गई हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फैसला करना है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी, एट अ गवर्नमेंट लेवल, एट अ स्टेट लेवल, कि हमें क्या देना है कौम को, सेफ मिल्क या अनसेफ मिल्क। सेफ मिल्क चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो, हमें ये हमारी कंज्यूमर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए और फार्मर के लिए ही इकोनॉमिकल भी है, फायदेमंद भी है। सही शहजाद साहब, आपका पॉइंट बिल्कुल डिटेल से सामने आ गया। आप देखते हैं कि हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अमीन, CEO पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। किसी भी मईशत को बेहतर बनाने के लिए उसके अखराजात को कम करना पड़ता है। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए उसे पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाना पड़ता है। हमने देखा है कि तरक्की याफ्ता और कामयाब मईशतें जो भी हैं वो कैशलेस सिस्टम को ही तरजीह दे रही हैं, और पाकिस्तान भी अब आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी की पॉलिसी अपनाने से न सिर्फ अखराजात में कमी कर सकता है, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल पॉजिटिव इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि जल्द डिजिटलाइजेशन से ही मज़ीद तरक्की मुमकिन हो सके।
सकेगी। शफाफ मईशत के लिए भी डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी बात का अब गवर्नमेंट को एहसास भी हुआ है और हुकूमत ने 3 खुसूसी कमेटीज़ भी कायम कर दी हैं इस डिजिटल सिस्टम के बारे में आगाही बढ़ाने, पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फाल करने, डिजिटल मास्टर प्लान बनाने और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ट्रांजेक्शन्स को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड एडॉप्शन कमेटी और गवर्नमेंट पेमेंट्स कमेटी कायम की गई है। अब हुकूमत ने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स की तमाम ट्रांजेक्शन्स को कैशलेस करने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमती ब्रीफिंग हुई है जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग सिस्टम में गर्दिशी फंड्स को तरक्याती मंसूबों में बतौर इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद सार्फिन रास्त सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं और हुकूमत की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अब रास्त सिस्टम से ही की जा रही हैं और अब इसे सूबाई सतह तक भी ले जाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की क़यादत वजारत IT करेगी और फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इस नए फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हैं। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी अपने क़याम से ही मईशत को कैशलेस की तरफ ले जाने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रही है। साथ ही कैशलेस पाकिस्तान स्टीयरिंग कमेटी का क़याम भी इसके साथ साथ अमल में लाया जा चुका है और स्मार्ट इस्लामाबाद पायलट प्रोजेक्ट के तहत वजारत IT इस्लामाबाद को मुल्क का पहला कैशलेस सिटी बना रही है। अब दूसरी साइड पर हम जरा आ जाएं तो ई-कॉमर्स सेक्टर ने गुज़िश्ता 5 सालों में 35% से ज़्यादा की सालाना शरह से तरक्की की है और 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव छोटे ऑनलाइन सेलर्स मुल्क भर में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराम कर रहे हैं। IT एक्सपोर्ट्स हमने देखा अप्रैल 2025 में $317 मिलियन तक पहुंची, जो माली साल के पहले 10 महीनों में पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़ायद रही हैं। नए बड़े अच्छे टारगेट सेट किए गए हैं। नए बजट में IT सेक्टर पर टैक्सेस लगाए जाने के बाद ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर ने मुतालबा किया है कि लगाए गए 2% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स वापस लिया जाए, जबकि ई-कॉमर्स सेक्टर पहले ही मुल्क की तमाम मुल्क की तरह 18% GST अदा कर रहे हैं। कौमी GDP के 2% से भी कम ई-कॉमर्स सेक्टर की मार्केट साइज $2.2 ट्रिलियन या $7.7 बिलियन है, जो मजमूई रिटेल सेगमेंट का तकरीबन 4% बनती है। अब ई-कॉमर्स पर टैक्स बढ़ने से सेक्टर की तरक्की सुस्त होगी और कौमी मईशत में इसका हिस्सा भी कम होगा। फिर इसके साथ साथ जो IT टारगेट सेट किए गए हैं वो कितने अचीवेबल हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अब पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है और तरक्की का नया ज़ामिन है, तो पाकिस्तान में किस तरह से इसकी मदद लेकर अपने IT सेक्टर को और दीगर सेक्टर्स को और उनकी कैपेसिटी को एनहेंस किया जा सकता है, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। साकिब अहमद साहब MD हैं SAP पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ये जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत है वो उसको अगर हम IT से या दीगर सेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमने टारगेट सेट किए हैं कि IT के एक्सपोर्ट को हमें $10 बिलियन लेके जाना है, फिर $20 बिलियन, फिर $25 बिलियन, किस तरह से ये हासिल किए जा सकते हैं और इन तक पहुँचा जा सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसका ह्यूमन रिसोर्स है। हमारा आज का यंग का जवान आदमी जो कि यूनिवर्सिटी से तैयार होकर IT की तमाम टेक्नोलॉजी पे पढ़कर बाहर आ रहा है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क को भी देखें कि उन्होंने भी रिसेंटली जितनी तरक्की की उसमें IT का और IT एक्सपोर्ट सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर IT एक्सपोर्ट सर्विसेज और सबसे बढ़कर AI के जो टूल्स आ रहे हैं उनकी अडॉप्शन और उनको किस तरह हमने अपने आप को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, आई थिंक इनका बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है एक दूसरे के साथ। अगला जितना भी फ्यूचर और जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है और जितनी भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं वो सब की सब इन AI टूल्स के थ्रू आनी है। और ये AI टूल्स आ नहीं रहे, ये आ चुके हैं। दे आर प्रेजेंट इन द मार्केट टुडे। ये तमाम डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज इन सॉल्यूशंस को पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है कि अब इसको अडॉप्ट और यूज़ कैसे करना है। AI टूल्स के साथ सर्टेनली लोगों की ज़िंदगियों में एक रिस्क आ जाता है कि जी शायद ये टूल्स कहीं उनकी जॉब तो नहीं ले जाएंगे। तो हमें अपने आप को बिल्कुल इन AI टूल्स के जरिए बेहतरीन आउटपुट देने के लिए, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी का एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए इन AI टूल्स की अडॉप्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ग्लोबल दुनिया के अंदर भी देखें कि राइट नाउ मुख्तलिफ यूज़ केस के जरिए इन AI टूल्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को इनेबल करें। इसके लिए हमें कोई सेपरेट तैयारी की या सेपरेट ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है। ये जेनेरिक AI टूल्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं और जल्दी इस पूरे सिस्टम को हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ और ओवरऑल AI टूल्स के थ्रू हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी में IT की एक सिचुएशन है या गेम चेंजर के तौर पर उसको लिया जा रहा है, उसी तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है कि आगे आने वाले 2-3 साल में दुनिया तब्दील हो जाएगी इसकी बुनियाद पर। तो ख़ास तौर पर IT से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करें तो अपने टारगेट्स के हुसूल में हमें कितनी आसानी हो जाएगी इन टूल्स के इस्तेमाल के बाद?
देखिए जी, जब भी हम किसी चीज़ की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो उससे ओवरऑल दुनिया के अंदर चीज़ों के अंदर आसानी पैदा होती है। और पाकिस्तान के अंदर भी जब हम कैशलेस इकोनॉमी की और डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके अंदर इन टूल्स का और इन AI टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिसाल के तौर पर जितनी जल्दी हम डाटा को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उस डाटा की बुनियाद पे जो डिसीजन मेकिंग होगी, उसके जरिए हम फैसलों को ज़्यादा तेज़ी से और अपने किए हुए गलत फैसलों को फौरी तौर पर करेक्ट कर सकेंगे, बिकॉज हमारे पास उन डाटा की बुनियाद पर वो तमाम तवज्जुहात एंड वो तमाम की तरह शवाहिदात मौजूद होंगी, जिसके जरिए AI टूल्स हमें हेल्प करेंगे उस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट सेक्टर के लिए और पब्लिक सेक्टर के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुनिया बहुत तेज़ी से डाटा की तरफ जा रही है, हमारे पास बहुत सा डाटा मौजूद है, लेकिन उस डाटा को यूज़ कैसे करना है, वो ये AI टूल्स हमें हेल्प करते हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। इसलिए जब हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करें, जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, जब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, जब हम डिजिटल एनेबलमेंट की बात करें, इन सब के अंदर इन AI टूल्स का और एक आम आदमी के लिए इन टूल्स को सीखना और उसकी इनेबलमेंट और इनका इस्तेमाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सही। अब ये जो अगले 5 साल के हमने एक प्लान भी अपना तरतीब दिया, उड़ान पाकिस्तान, उसमें भी डिजिटल साइड पर हमने बड़ा फोकस किया है और ख़ास तौर पर IT को हम ये समझ रहे हैं कि अगले जो हमारी एक्सपोर्ट्स ने बढ़ना है उसकी बुनियाद IT पर ही होनी है और सबसे ज़्यादा इन सर्विसेज के थ्रू हम दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना आसान होगा या कितना चैलेंजिंग होगा इन टारगेट्स तक मीट करना, इन तक पहुँचना, चूँकि अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें डबल तक लेकर जाना है। IT सेक्टर उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, IT इज़ नाउ एन इनेबल। मैं कहता हूँ कि अब IT बेसिकली तमाम डिफरेंट सेक्टर्स के लिए एक हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म है, ये एक सेपरेट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर किसी भी इंडस्ट्री को तरक्की करनी है तो उसके लिए IT से रिलेटेड चीज़ें उस इंडस्ट्री को इनेबल करनी पड़ेंगी और उन चीज़ों को उस डिजिटल इकोनॉमी के लिए चलाना पड़ेगा। तो IT इज़ नॉट ए सेपरेट पिलर, ये तमाम इंडस्ट्री के साथ एक हॉरिजेंटल पिलर है जिसने सपोर्ट करना है उस इंडस्ट्री को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए। जहाँ तक IT की एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, आई थिंक वी हैव अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। हमारे पास बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो आके आ रहे हैं उनकी जनरल अडॉप्टेबिलिटी मिडल ईस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मौजूद है। अगर आप गौर करें कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बस दूसरे लफ्ज़ों में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन मैं उसको ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा ये समझता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा इनेबल समझते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से मार्केट में जाके काम कर सकते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू भी वापस लेकर आते हैं और बहुत सी चीज़ें रेवेन्यू की सूरत में पाकिस्तान में वापस आ रही होती हैं। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि IT ना सिर्फ अगले आने वाली वक्त में वो जो टारगेट जिनकी आप बात करें 2.5 हो जाए, वो 10 हो जाए या 15 हो जाए, आई थिंक वी हैव द राइट प्लेटफॉर्म एंड वी हैव द राइट स्ट्रैटेजी। लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इनेबल करना, और दूसरा इस चेंज मैनेजमेंट का मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि एडॉप्शन को लोगों को यह एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये IT के टूल्स जो हैं ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह हेल्प कर सकते हैं, उसकी एडॉप्शन और उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इसमें इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चूँकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है खासतौर पर IT सेक्टर में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हमने इस पर अब फोकस करना शुरू किया है। इस कंपटीशन वाले दौर में हमें कौन सी अभी ऐसी मार्केट्स हैं जो एमर्जिंग हो सकती हैं हमारे लिए, जिन पर हमें फोकस करना है? चूँकि बहुत सारी एग्जिस्टिंग मार्केट्स तो पहले ही कैप्चर की हुई हैं हमारे पड़ोसी रीजनल कंट्रीज़ ने, तो हमारे लिए इस वक्त कौन से मार्केट्स टारगेट होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट के अंदर हमारी एक्सेप्टेंस मौजूद है, पाकिस्तानियों के काम करने का तरीका, हमें रिलीजियस भी हम उनके साथ इंक्लाइंड होते हैं। तो मिडिल ईस्ट मार्केट पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है और उन लोगों के लिए भी पाकिस्तानी रिसोर्स बहुत अट्रैक्टिव रिसोर्स है बिकॉज ऑफ द कल्चरल एज वेल एज द एजुकेशन एंड द स्किल दैट दे ब्रिंग इन। आज के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ द स्किल डेवलपमेंट। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम जितनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर स्किल डेवलप कर सकेंगे रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को और रिस्पेक्टिव लोगों को जाकर, वो हमें इन IT एक्सपोर्ट्स को ताल्लुक करने में ज़्यादा इमदाद करेंगे। जहाँ तक आपने अपने हमसाया मुल्क की बात की, वी आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक, वी हैव आइडेंटिफाइड द इशूज़। हमें ये पता लग गया हमने किन डायमेंशंस में काम करना है, हमें अपने स्टूडेंट्स को किन स्किल्स के लिए तैयार करना है और किस तरह हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इन स्किल से की बेसिस की बुनियाद पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेने हैं। आई थिंक ये तीनों तीर्थों के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और मैं क्वाइट होपफुल हूँ कि ये जो टारगेट्स डिफाइन किए गए हैं इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू अचीव। अब इसमें जो फैसिलिटेशन है, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट साइड से प्राइवेट सेक्टर को चाहिए, क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं? चूँकि हमने देखा जब अभी बजट भी अनाउंस हुआ, जो कि ज़ाहिर हर साल की एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स पर बोझ ज़्यादा होता है, कुछ को रिलीफ दिया जाता है। तो IT सेक्टर को एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुख्तलिफ आपकी एसोसिएशंस हैं कि रिलीफ मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, फैसिलिटेशन मिलेगी, लेकिन शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। तो वो गवर्नमेंट अपने एंड से अपना काम पूरा कर रही है?
देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब बजट पेश किया जाता है तो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन या बहुत कम जगहों पे मैंने सुना है कि जहाँ पे लोग बजट से खुश हुए हों। ठीक है, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर तो बजट से हमेशा ही हमें कोई ना कोई मसाइल रहते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ओवरऑल फाइनेंशियल सतह पे बहुत तेज़ी से इंप्रूव कर रहे हैं, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बहुत मुश्किल हालात में थे और अब हम बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, और हम जब ग्लोबल इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें ये भी पता है कि किस तरह हम IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब लोगों के साथ कनेक्टेड है। जब हम ये बात करते हैं तो बहुत से फैसले जो हम करना चाहते हैं वो हम इस तरह खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि हम एक जनरल इस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। फिर अपना ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों को जानते बूझते हुए गवर्नमेंट जो बेहतर से बेहतर बजट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती थी वो उन्होंने करने की कोशिश की है। हाँ, क्या इसको इम्प्रूव किया जा सकता था? बिल्कुल इम्प्रूव किया जा सकता था, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगले 1-2 साल में जब हम मजीद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे बजट के मामले में, तब वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी। डेफिनेटली IT इंडस्ट्री को वो मराहत चाहिए, IT इंडस्ट्री को चाहिए कि वो टैक्सेशन कम से कम हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा IT एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके। तो डेफिनेटली वो मराहत जो कि हम मांग रहे हैं और IT इंडस्ट्री मांग रही है, उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह उन्होंने उस IMF रिलेटेड बजट को मैनेज करना और बैलेंस करना है। वी अंडरस्टैंड दैट डायनामिक्स, बट IT इंडस्ट्री के वाले से वो मराहत भी बहुत ज़रूरी है। और पिछले जो हमने साल 6 महीने या 2 साल में जिस तरह IT सेक्टर की परफॉर्मेंस देखी, एक तो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी ऊपर जा रहे हैं और स्टार्टअप्स की तादाद भी, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ की तादाद है उसमें सबसे ज़्यादा IT कंपनीज़ ही हमने देखा है कि रजिस्टर हो रही हैं। तो ये रुझान अगले भी चंद सालों तक इसको आप और ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, बरकरार रहेगा? एक बूम आया हुआ इस वक्त इस इंडस्ट्री में। देखिए, पाकिस्तान के पास IT एक्सपोर्ट्स ही सबसे बड़ा एक हथियार मौजूद है। तो मुझे तो क्लियर है कि ना सिर्फ इसमें बूम आएगा बल्कि इसमें इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना पड़ेगा। दुनिया में क्लाउड प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर ओवरऑल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर्स बनने की बात हो रही है। उसके अलावा मेजॉरिटी से जो प्रोग्राम्स जो कि लोकल कंपनीज यहाँ पर बना रही हैं उनकी बात हो रही है। तो आई थिंक बहुत सा स्कोप मौजूद है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, हमारे पास राइट टैलेंट मौजूद है। इंपॉर्टेंट थिंग इस पे काम करना है कि किस तरह हम पाकिस्तान ब्रांड को दुनिया के अंदर ग्लोबली विजिबल करते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक गैप मौजूद है कि किस तरह हमें ये श्योर करना है कि पाकिस्तान जो की IT सर्विसेज और वर्ल्ड पाकिस्तान के लोग जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं वो क्वालिटी में किस तरह बाकी दुनिया से बेहतर है। आई थिंक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन दैट, मगर हमारी विजिबिलिटी अभी भी उस तरह नहीं है। एंड आई थिंक ये काम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर है और ओवरऑल पाकिस्तान की ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान प्रोडक्ट को जितना दुनिया के अंदर विजिबल कर सकें। अच्छा, हमारे पास राइट टैलेंट भी आपने कहा कि मौजूद है, ज़ाहिर है वो, और उसकी क्वांटिटी भी बहुत होगी, बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में IT ग्रेजुएट्स एनुअली हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम जो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं उसमें कोई एक बड़ा, कोई हमें ह्यूज उसमें गेन नज़र नहीं आ रहा है। वो हम अभी भी $3 to $4 बिलियन के अराउंड ही घूम रहे हैं। इसमें कब एक जंप हमें नज़र आएगी? देखिए, इसके आपका पिछला सवाल और ये कनेक्टेड है। जब बजट के अंदर जिन टैक्सेशंस की मराहत की बात की जा रही है, ओवरऑल जिन रिलैक्सेशंस के लिए IT सेक्टर की बात की जा रही है, जैसे ही आप ये वो सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे ये नंबर्स बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक है। उन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये फील करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है। जॉब की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और इन AI टूल्स जो कि आपके पहले सवाल से मुतालिक था, उनके साथ कनेक्ट होकर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके ज़रिए ये एक्सपोर्ट्स का नंबर बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा सकता है। यानी इस सेक्टर की हद तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे पाकिस्तान में अडॉप्शन हो रही है, उसको अगर हम नज़र में रखें तो एक ब्राइट फ्यूचर हमारी एक्सपोर्ट्स के हवाले से इस वक्त हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नंबर्स बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो IT सेक्टर को जिस हद तक मराहत दे सके, टैक्सेशन को जिस हद तक मैनेज कर सके, ओवरऑल लोगों की फैसिलिटेशन के लिए जितना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी चलती हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन ऑफ पॉलिसीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्वालिटी ऑफ द रिसोर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सिटी से उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ एक प्रोडक्ट बनकर सामने आती हैं तब एक्सपोर्ट्स का नंबर आगे जाना शुरू होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साकिब अहमद साहब MD SAP हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू है जिस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने मकामी कपास के काश्तकारों की मदद और मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए चंद बरसों पहले एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम लाई थी, जिसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और यार्न पर टैक्स और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स को मुमकिन बनाना उसका मकसद था। लेकिन पिछले 3 साल में इम्पोर्टेड कपास और यार्न की कीमत लोकल प्रोडक्ट से बहुत कम थी, जिससे मकामी किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसको देखते हुए अब हुकूमत ने फैसिलिटेशन स्कीम वापस लेने का फैसला किया है और
बजट 2025-26 में इंपोर्टेड यार्न पर 18% GST लगाने की तजवीज़ दी है, लेकिन मकामी कॉटन और यार्न पर सेल्स टैक्स और GST नहीं लगाया जाएगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले की पज़िराई की है और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत इंपोर्टेड कॉटन, पॉलिस्टर और फैब्रिक्स पर 18% सेल्स टैक्स की हिमायत की है, जिसका मकसद मकामी कपास की पैदावार में इजाफा, स्पिनिंग मिल्स की बहाली और ज़र मुबादला के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत ने बजट 2025-26 में ज़रूरी पॉलिसी के तहत छोटे किसानों को बीज, फर्टिलाइज़र और फ्यूल कॉस्ट के लिए बगैर ज़मानत डिजिटल फाइनेंसिंग की भी पेशकश की है, जिससे किसान अपने अनाज को मौसर तरीके से स्टोर करने और बेचने में मदद के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रैपिड सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इंपोर्टेड यार्न और पॉलिस्टर पर 18% सेल्स टैक्स की पॉलिसी नाफिज की जाएगी तो मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफा या फिर उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी और एक जो लोकल किसान है उसे किस हद तक इसका फ़ायदा हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। तो उमैर साहब, हुकूमत जो अब ये इक़दाम और अभी अनाउंसमेंट करने जा रही है, इसका एक आम किसान को, एक छोटे किसान को कितना फ़ायदा होते आप देख रहे हैं? देखिए सर, इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा और उससे जो हमारी लोकल कॉटन है उसका रेट बेहतर होगा, लेकिन असल में इशू ये है हमारे यहाँ कि देखिए हम कॉटन जो आज भी हमारा 7200 रुपए मान रहे, जो कि 180 रुपए तकरीबन बन रहा केजी, तो उसमें 180 रुपए केजी है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो 441 के करीब है। अगर हम उसमें से 1 केजी में 70% आप कह लें कि फुट्टी निकलती यानी रुई निकलती है और बाकी जो 30% है वो उसके नोले का वजन होता है, तो 30% वो निकलता है। लेकिन उसमें ये है कि अगर आप लोकली किसान को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई बेहतरी, कॉटन के जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आ रही है। अभी इस टाइम ये हालात है कि आप देखें कि 10 लाख टन मैट्रिक टन यूरिया जो है वो सरप्लस पड़ा है, जो कि पहले शॉर्ट होता था, ब्लैक होता था, आज वो सरप्लस पड़ा है। तो वो सरप्लस होने की रीजन ये है कि किसान की कीमत खरीद जो है, किसान की परचेजिंग पावर जो वो खत्म हो चुकी है। उसको तमाम फसलों में, गंदम में रेट डाउन आपने किया, उसकी वजह से उसकी मेज का भी रेट डाउन हो गया। इसी तरह बाकी वेजिटेबल के जो फार्मर थे वो तो बिल्कुल तबाह हो गए। यानी आप देखें कि भिंडी जो है वो 50 रुपए मन बिक रही थी। इसी तरह जो हमारा बाकी सब्जियां हैं, खीरे की फसल बिल्कुल तबाह हो गई और लोगों ने तो वो उसमें हल चला दिए और जानवरों को डाल दिए। इस हद तक हमारे नुकसानात हुए। और अभी जो फार्मर की पोजीशन है उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक अगर ये लोकली हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लोकल आप कवानीन तो बनाते हैं लेकिन नीचे कोई कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे आपने शुगर केन में देखा कि शुगर केन में रेट तो अनाउंस किया गया, लेकिन बहुत सारी मिलें ऐसी थी, मैक्सिमम जो ज्यादातर मिलें थी, चंद एक घर थे जिन्होंने ठीक रेट दे दिया, सबने लूटा और कोई कंट्रोल नहीं था। और कंट्रोल इसलिए नहीं था कि IMF उनको रोक देता है गवर्नमेंट को किसानों को कुछ देने पे। हमारा सवाल यही है कि जाती आप तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, असेंबली मेंबरान की भी बढ़ती हैं, मिनिस्टर्स की भी बढ़ती हैं, जजेस की भी बढ़ती हैं, सरकारी मुलाजमीन की भी बढ़ती हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता। तो उमर साहब, ये ज़ाहिर है जो सब्जियों की सूरत हाल आपने बताई या दीगर फूड आइटम्स की जो आपने इस वक्त ख़राब होती सूरत हाल बताई, वो उस पर यकीनन हुकूमत को खातिर ख्वाह इक़दाम करने चाहिए ताकि किसानों की हालत भी बेहतर हो। लेकिन अभी ये कपास के मामले पर जो 18% इम्पोर्टेड पर सेल्स टैक्स की बात हो रही है, इससे बताइएगा कि लोकल किसान की थोड़ी हौसला अफजाई होगी, क्या प्रोडक्शन में इजाफा हो सकेगा और इसके बाद भी हमें कितनी इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, इसका ये बहुत अच्छा इकदाम है और इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये इसी तरह के अगर आप अच्छे फैसले करें और साथ साथ इस लोकल मार्केट को भी कंट्रोल करें, ना हो आप, अगर हमारा बिजनेसमैन अगर ये बात नहीं, किसान को अगर फायदा नहीं होगा तो फिर वो फसल तबाह हो जाएगी। शुगर मिलों वालों ने जिस तरह किया, किसान को जलील किया और फिर वो खुद जलील होंगे। इसी तरह टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जो कॉटन जिनर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप किसान को बेनिफिट नहीं देंगे, उनको अगर आप वो सिर्फ उसका खर्चा पूरा होगा फसल से, तो फिर वो क्यों काश्त करेगा? फिर वो फसल तबाह हो जाएगी, उसके सीड खत्म हो जाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी
मशीनरी खत्म और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनने में कई साल लग जाएंगे। सही। अब ये ज़ाहिर हमारी हुकूमत का इस वक्त बड़ा फोकस है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर को ऊपर किए जाए, टेक्नोलॉजी इसमें लेकर आई जाए, सूबाई सतह पर कुछ कार्ड्स और कुछ ऐसी स्कीम्स भी लाई गई कि उससे किसानों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन उसके असरात नीचे ट्रिकल डाउन एक आम किसान तक पहुंचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? सर अभी तक तो कुछ नहीं है। आप देखें कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इस दफा जो बताई गई है 0.56 है, 6% से नीचे आके 0.56 पे आ गई है। और ये भी 0.56 इसलिए है कि लाइव स्टॉक का भी इसमें शेयर शामिल है। अगर लाइव स्टॉक को निकाल दें तो रेट इस साल का नेगेटिव में है और ये हुकूमत के लिए एक सोचने की बात है। फर्ज साहब को खास तौर पे ये सोचना चाहिए। सही। और फिर अब ये बताएं कि जो खास तौर पर जो इस वक्त कॉटन मिल्स हैं या जो इंडस्ट्री है, उनको अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोकल किसान, जब रेट अगर इंपोर्टेड और या लोकल कॉटन का सेम रेट होता है? तो पहले तो वो कहते थे कि चूंकि उन्हें क्वालिटी भी बेहतर लगती है इंपोर्टेड कॉटन की और वो सस्ती भी होती है, इसलिए वो इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं। अब अगर कीमतों का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा तो कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है? सर बिल्कुल, इंपोर्टेड पे जब टैक्स लगेगा उससे बेहतरी तो बहुत आएगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके साथ साथ अगर आप इतना कर दिया है तो कम से कम ये भी कर दें कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें कि हम मंडियों में जाते हैं तो मंडियों में हमें लूटा जाता है। आप यकीन करें कि बोली किसान अपनी फसल वहां रख के बैठ जाता है और बोली जो आड़ती हजरात है वो कानों में बोली एक दूसरे को देते, किसान को नहीं पता होता कि मेरी फसल का क्या रेट लग रहा है और या इशारों में बोली दी जा रही होती है। और फिर उसके बाद हमसे जब हमारी 10 मन 20 मन कपास तुल जाती है तो ये कह देते हैं कि जी इसमें नमी है, अब हम इसको जो है काट लगाएंगे, वो काट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद जनाब कभी कोई ये जी फलां टैक्स की 2-4 किलो बीच में से 5 किलो उठा के ले जाते, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे भी किसान को बहुत नुकसान होता है। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा मसला नहीं है, हुकूमत की सिर्फ तवज्जो देने का इशू है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सिर्फ तवज्जो दे दे, टेक्निज्म बगैर पैसे लगाए बेहतर हो सकता है। लेकिन चूंकि इस पे कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, कोई इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये सारी नाइंसाफियां और ज्यादतियां होती हैं कि अगर गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा इकदाम किया है और वो नीचे आके सारा फेल हो जाएगा सर, उसका कोई इम्पैक्ट जो है फार्मर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।